कोयल अपनी सास सुधा के साथ मिलकर अपनी देवरानी काजल का गृह प्रवेश की रस्म को करवा रही थी। तभी कोयल बोलती है। देवरानी जी, कलश को पैर मारकर अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखिए। जी, जैसा आप कहें दीदी। कोयल के कहने पर काजल उसके बताए अनुसार गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करती है। घर की नई बहू काजल अगले ही दिन से अपने सारे कार्यों को बड़े ही ध्यान से करने लगती है। सुधा भी पहले ही दिन अपनी नई बहू को इतना काम करते देखकर उसकी बहुत तारीफ करती है। साथ ही काजल के आ जाने से अब कोयल का भी कोई हाथ बटाने वाला हो जाता है और बातचीत करने वाला उसे एक नया साथी मिल जाता है। ऐसे ही एक दिन जब सभी लोग साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी सुधा बोलती है। अब तो बिना पंखा चलाए बैठा ही नहीं जाता। पता नहीं गर्मी को इतनी क्या ही जल्दी होती है आने की। सच में माँ जी, सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं। खाओ पियो, धूप में मजे लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। लेकिन गर्मियों में ना तो मेकअप किया जाता है, ना ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है। बिल्कुल सही। और मुझे तो गर्मी इतनी ज्यादा लगती है कि क्या ही बताऊं। चलो, अभी तो गर्मियों की शुरुआत है, आगे आगे पता नहीं कितनी ज्यादा गर्मी होने वाली है। माँ जी, हमारे घर में 2 कूलर तो पहले से ही हैं। एक नया कूलर और खरीद लेते हैं, काजल के कमरे में लगवा देंगे। सही कह रही हो बहू, अभी तो कूलर सस्ता मिल जाएगा। अगर गर्मी बढ़ गई तो कूलर के दाम भी बढ़ जाएंगे। पर माँ जी, दीदी, मुझे कूलर नहीं चाहिए। मेरी गर्मियाँ एसी के बिना बिल्कुल अधूरी है। कैसी बातें कर रही हो देवरानी जी। हमारे घर में, यहाँ तक कि हमारे पूरे मोहल्ले में किसी के घर में भी एसी नहीं लगा हुआ है। आपके मोहल्ले में या फिर हमारे घर में एसी लगा हो या फिर ना लगा हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे कमरे में गर्मियों में एसी चाहिए तो चाहिए। देखो नई बहू, शादी से पहले वैसे ही बहुत खर्चा हो चुका है और अभी इतने पैसे नहीं कि घर में एक एसी लगवा दिया जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। जब तक एसी नहीं आ जाता काजल, तब तक तुम कूलर में ही काम चलाओ। अपनी जेठानी और सास की बात सुनकर काजल का बुरा सा मुंह बन जाता है, पर बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि वो घर की नई बहू जो थी। दिन गुजरते चले जाते हैं और गर्मी वो बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे ही एक शाम जब काजल घर का काम कर रही थी, तभी कोयल और सुधा एक नया कूलर लेकर घर आते हैं और सुधा बोलती है। लो, अब घर में तीसरा कूलर भी आ गया। अब इस कूलर को काजल के कमरे में लगा देना बस। मैं क्या कह रही थी माँ जी कि पुराने वाले कूलर भी अच्छे ही चलते हैं, तो आप इस नए वाले कूलर को मेरे कमरे में लगा दीजिए और काजल के कमरे में पुराना कूलर लगा दीजिए। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करना। तुम अपने आप ही बहू से बात कर लेना। कोयल की ये सारी बातें काजल सुन रही होती है और वो गुस्से में बोलती है। क्यों, किस लिए? पहली बात तो ये कि मुझे नया या पुराना कोई कूलर नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये कि मुझे मेरे कमरे में एसी चाहिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ एसी किसी के भी घर में नहीं है। तुम्हें गर्मी कूलर के सहारे ही बितानी होगी। अरे नहीं है तो ले आओ ना, जरूरी है क्या? अगर सब लोग कुएं में कूद रहे हैं तो हम भी उसी कुएं में जाके कूद जाएं। अरे देवरानी जी, पता भी है एसी कितना महंगा बिजली बिल देता है। जहाँ आप 3 कूलर एक घर में एक साथ चला सकती हैं, वहाँ आप एक एसी लगवाकर पूरे घर को ठंडक क्यों नहीं दे सकती? कैसी बातें कर रही हो काजल? अब क्या सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी सब क्या है, एक ही कमरे में एक ही जगह पर सोएंगे क्या? राम राम राम। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या नई बहू? मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। आजकल एसी भी बढ़िया तरीके के आने लगे हैं जो कम बिजली खाते हैं, और कौन सा सारा दिन चलने वाला है, केवल रात के समय ही तो चलेगा। देख बहू, ज्यादा चिक चिक करने की जरूरत नहीं है। घर में कूलर आ गया है तो तुझे गर्मी कूलर के सहारे ही बितानी पड़ेगी, वरना पंखा जिंदाबाद है। जब मैंने बोल दिया कि मुझे घर में एसी चाहिए तो मतलब चाहिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आपका कूलर आपको मुबारक हो। इतना कहकर काजल गुस्से में धमकती हुई वहाँ से चली जाती है। जहाँ घर के सभी लोग अब गर्मी के दिनों में कूलर की ठंडी हवा का मजा ले रहे थे, वहीं ऐसे में काजल अपनी जिद पर अड़ी रहती है। अब क्योंकि घर का काम करते वक्त काजल को बहुत ज्यादा पसीना आ जाया करता था, तो ऐसे में बेचारी छत वाले पंखे को चालू करके अपना पसीना सुखाने की कोशिश करती, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि छत वाला पंखा भी एकदम गर्म हवा दिया करता, जिससे उसका पसीना सूखने की जगह उसे और भी ज्यादा पसीना आने लगता। ऐसे एक दिन जब काजल पसीने से तरबतर अपने कमरे में बैठी होती है, तभी वहाँ पर उसका पति रोहन आ जाता है और काजल को देखकर बोलता है।
काजल क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? ठीक तो हो तुम? ऐसा लग रहा है अभी अभी नहा कर आई हो। अजीब पसीना ही आ रहा है। मुझे पसीने ने गंगा स्नान करा दिया। अरे तो कूलर के आगे बैठकर अपना पसीना सुखा लो ना। मुझे नहीं बैठना किसी के कूलर के आगे। पर क्यों, किस लिए? कूलर खराब हो गया क्या? कूलर तो चल रहे हैं, लेकिन मुझे कूलर की हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो राजकुमारी जी आपको क्या चाहिए बता दीजिए। मुझे एसी चाहिए, समझे आप? मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरी जरूरतों को पूरा करना ना आपका फर्ज बनता है। मुझे अपने घर में अपने कमरे में एसी चाहिए। अरे यार एसी तो नहीं लगवा सकता। हाँ तुम कहोगी तो कूलर ला सकता हूँ दूसरा। फिर से वही बात, जब मैंने कहा मुझे कूलर नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम्हारी एक डिमांड क्या मैं सारी डिमांड पूरी कर दूं? लेकिन क्या करूं, एसी लगवाने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। अगर डिमांड पूरी नहीं कर सकते ना तो मुझे गर्मी में ऐसे ही रहने दो। समझ में आई बात? पता नहीं कैसे पति हो तुम अपनी नई नवेली पत्नी की एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते हो। इतना कहकर काजल रोहन को अपने कमरे से भगा देती है। रोहन को अपनी पत्नी को ऐसी गर्मी में बेहाल देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दिन गुजरते चले जाते हैं। काजल की एसी की डिमांड ऐसे ही जारी रहती है और एक दिन रोहन सुधा से बोलता है, माँ मैं क्या कह रहा था, किस्तों पे एसी ले आते हैं, कम से कम सही रहेगा ना। और काजल की डिमांड भी है तो पूरी हो जाएगी। क्यों नहीं देवर जी, आज एसी किस्तों पर उठा लीजिए। कल को नया फ्रिज, अलमारी, सब कुछ किस्तों पर उठा लेना। देख रोहन बेटा, हमारे घर में एसी नहीं आएगा। पहले ही घर में बहुत खर्चा हो चुका है, उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। जब हमारा हाथ इतना सरल हो जाएगा कि हम एसी ले लें, तो हम काजल की डिमांड पूरी कर देंगे। पर माँ काजल इस घर की नई बहू है और वो पहली बार कुछ मांग रही है तो उसे देना चाहिए ना हमें। बहू नई हो या पुरानी, डिमांड अगर जायज हो तो उसे पूरा भी किया जाए। पर काजल तो जिद पर अड़ी हुई है कि उसे एसी ही चाहिए। अरे तो क्या हो गया भाभी, एसी लगवा लेते हैं, बस रात को ही चलाएगी, ज्यादा नहीं चलाएगी। देख रही है माँ जी, कितना तरस आ रहा है देवर जी को अपनी पत्नी पर। हम पर तो नहीं आया होगा ना कभी तरस इस तरह से। बेटा आज तो उसके दबाव में आकर उसकी डिमांड को पूरा कर देगा, कल को ऐसे ही वो बड़ी बड़ी चीजों की डिमांड करेगी, तब क्या करेगा तू? करना क्या है, एक के बाद एक सारी डिमांड पूरी कर देंगे देवर जी, और एक दिन हमें ही घर से बाहर निकाल देंगे। जो लगातार रोहन को सुना ही रही होती है कि तभी वहाँ पर काजल आ जाती है और उन दोनों की एसी वाली बातें सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आ जाता है और काजल उनसे बोलती है, मेरी एसी की डिमांड को तो आप लोग पूरा करने से रहे और ऊपर से आप लोग मेरे पति को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो। हमने कहाँ भड़काया है, हम तो बस बात ही कर रहे हैं। हाँ सही कह रही है बड़ी बहू, तूने ही रोहन को भेजा होगा यहाँ पे सिखा के। जी नहीं, मैंने रोहन जी को यहाँ नहीं भेजा, वो अपनी मर्जी से आप लोगों के पास आए हैं। ये बिल्कुल सही कह रही है, इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो तो इसकी हालत देखकर मुझे सही नहीं लगा और गर्मी ज्यादा है, कहीं कुछ हो जाएगा, इसीलिए मैं आपके पास आया और ऐसी बात कही। अब तो देवर जी पूरा अपनी पत्नी के रंग में रंग गए हैं। जैसा पत्नी ने कहा वैसा पति ने कहा। तुम दोनों पति पत्नी चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, नई बहू की डिमांड बिल्कुल भी पूरी नहीं होने दूंगी और इस घर में एसी नहीं लगेगा। दिन गुजरते हैं लेकिन सुधा अपनी नई बहू की डिमांड को पूरा करने के लिए घर में एसी नहीं लगवाती, जिस वजह से घर में अब कलेश बढ़ता ही चला जा रहा था। वहीं गर्मी में लगातार काम कर करके काजल की तबीयत भी खराब होना शुरू हो चुकी थी और एक दिन वह रसोई में काम करते हुए बेहोश हो जाती है। रोहन जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पता लगता है कि काजल को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर रोहन बिना किसी देरी के अगले ही दिन घर में एसी लगवा देता है। अस्पताल से घर आकर काजल देखते है कि उसके कमरे में एसी लग चुका है और उसकी डिमांड पूरी हो गई है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और काजल रोहन से बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी डिमांड को पूरा कर दिया। मैं बहुत छोटी थी तब से ही हमारे घर में एसी लगा हुआ है और मुझे हर गर्मी ना ऐसे एसी के नीचे रहने की आदत है। देखो तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था और उसको मैं पूरा नहीं करता तो ऐसे अच्छा तो ही लगता। और अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो मेरा क्या होता, इसीलिए मैं ले आया। अरे आप नहीं जानते कि मेरा गर्मी के मारे कितना ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। मैं इतना पानी पीती थी लेकिन फिर भी मुझे राहत नहीं मिलती थी। मैं वो सब अच्छे से जानता हूँ, लेकिन गर्मी में तुम्हें घबराने की जरूरत अब नहीं है। तुम्हारा अब जब मन करे एसी चालू करो, उसके नीचे बैठो और आराम करो। रोहन और काजल आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सुधा और कोयल भी आ जाते हैं। काजल की तबीयत खराब होने की वजह से
सुधा और कोयल को भी अपनी गलती का एहसास अब हो चुका था। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो काजल से कहें भी तो क्या कहें। और तभी इस चुप्पी को तोड़ते हुए कोयल बोलती है। हमें माफ कर दो काजल, हमारी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। बेटा, हमें माफ कर दो। हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। हमने पैसे बचाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही कंजूसी कर ली थी और हम समझ नहीं पा रहे थे। चाहे घर में एक एसी लगा लो या कूलर, बिजली बिल तो उतना ही आना होता है। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूँगी। जिसे जो चाहिए होगा उसे वो मिलेगा। यही बात तो मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रही थी माँ जी, कि आजकल एसी की टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। जितना खर्चा कूलर लेता है उससे ज्यादा एसी बचा देता है। और माँ, आपको पता है, एसी चालू करने के बाद अगर कूलिंग हो जाए तो एसी बंद भी कर दो ना, तो बहुत देर तक कमरा ठंडा ही रहता है। वैसे एसी की ठंडी हवा में मजा तो बहुत आ रहा है। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊँ? अरे दीदी, कैसी बात करती हो? ये भी तो आपका ही कमरा है। आप जितनी देर चाहे उतनी देर बैठ जाइए। और वैसे भी मैं कौन सा घर में एसी अपने लिए लगवा रही थी। मैं तो एसी लगवाकर सबको ठंडी ठंडी हवा का मजा देना चाहती थी। ऐसे ही सभी लोग एक साथ एसी में बैठकर हवा एंजॉय करते हैं और बातचीत करते हैं और आखिरकार नई बहू की एसी की डिमांड पूरी हो जाती है। भोलू बेलापुर गांव में अपनी पत्नी गोपी के साथ रहता था। भोलू पेशे से धोबी था। लोगों के घर से कपड़े लेकर आना, उन्हें धोना, प्रेस करना और फिर उन्हें दे आना, यही उसका काम था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी गोपी भी अपने पति के कामों में उसका हाथ बटाती। एक दिन भोलू धोबी घाट पर कपड़े धो रहा था। तभी उसकी गोपी वहाँ आती है और भोलू का हाथ पकड़ लेती है। बस करिए, कितना कपड़ा धोएंगे आप? सुबह 4 बजे से आप कपड़ा धो रहे हैं, अब बस भी करिए। गोपी, तुम इतना परेशान काहे हो? हम तो ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। अब कपड़े धुलना तो हमारा काम है ना, इसे नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? लेकिन काम करने के साथ साथ अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखिए। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो काम कौन करेगा? सुबह 4 बजे के आए हुए हो, कब से घर पर आपका इंतजार कर रही हूँ कि आप आएंगे तो नाश्ता करेंगे, लेकिन आप है कि काम के सिवा कुछ देखते ही नहीं हो। गोपी, तुम तो जानती हो ना कि हमारा घर धोबी घाट से कितनी दूरी पर है। एक बार के लिए धोबी घाट पहुँच जाते हैं तो वापस आने का मन नहीं करता। अगर घर आएंगे तो आलस आएगा ना। तो फिर कल से आप अपने लिए शाम तक का खाना लेकर आया कीजिए। ऐसे भूखे पेट काम करेंगे तो बहुत बीमार हो जाएंगे आप। गोपी, तुम तो जानती हो ना कि हमको ठंडा खाना पसंद नहीं है, और एक समय भी हम ठंडा खाना खा ही नहीं पाते हैं, तो तुम्हारे लाने का क्या फायदा? क्या करूँ मैं आपका? आप मेरी एक नहीं सुना तो। गोपी के अनेकों बार कहने के बाद भी भोलू खाना खाने के लिए घर नहीं जाता। अपने पति को बिना खाए पिए काम करता देखकर गोपी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद भोलू सारे कपड़े धोकर उन्हें सुखाकर वापस आता है और उन्हें प्रेस करने लगता है। तो गोपी एक बार फिर उसके पास जाती है। लाइए, हम कर देते हैं। आपके लिए खाना निकाल दिया है, अब तो खा लीजिए खाना। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो। तुम भी तो घर का सारा काम करती हो, तुम थक गई होगी, मैं खुद कर लूँगा। क्यों, हम आपके काम में आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ का? पहले भी तो मैं आपकी मदद ही करती थी, तब तो आप नहीं मना करते थे, तो फिर आज क्यों कर रहे हो? वो तो जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम तुमको बोल देते हैं ना। का जी, जब आपकी तबीयत खराब होगी तभी मदद कर सकते हैं का? हम उससे पहले नहीं कर सकते? अरे नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। अभी त्योहार का समय आ रहा है ना, इसलिए काम ज्यादा हो गया है, बस इसीलिए खाने का समय नहीं मिलता है। हम बाद में खा लेंगे। अरे हम तभी तो कह रहे हैं ना आपको कि हमको मदद करने दीजिए, अकेले अकेले कितना करेंगे। भोलू गोपी की बात मान जाता है और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगता है। गोपी भोलू के लाए हुए कपड़ों को प्रेस करने लगती है। भोलू नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी धोबी का कोई भी काम करे, जिसके चलते वो किसी न किसी बहाने से गोपी को उसके काम में मदद करने से रोक देता था। समय बीतता है। तभी एक दिन फिर भोलू को घाट पर कपड़े धोते शाम हो जाती है और वो घर खाने के लिए नहीं आता। तभी गोपी धोबी घाट पर जाती है, जहाँ वो एक औरत को खाना बनाते देखती है और उसके पास जाती है। बहन, तुम यहाँ धोबी घाट पर खाना क्यों बना रही हो?
बहन अब क्या बताऊं, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती है। इतनी दूर से रोज रोज धोबी घाट पर आना नहीं हो पाता है, इसलिए मैं सुबह यहाँ आ जाती हूँ और शाम को काम खत्म होने के बाद अपने बेटे के साथ घर चली जाती हूँ। अरे ई ख्याल हमका पहले काहे नहीं आया? क्यों ना हम भी इस औरत की तरह धोबी घाट पर ही खाना बनाना शुरू कर दे। इससे उनको गरमा गरम खाना भी मिल जाएगा और हमारी चिंता भी दूर हो जाएगी। क्या हुआ बहन, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? ये जगह तुम्हारी है क्या? नहीं नहीं, कोनो बात नहीं, ई हमारी जगह नहीं है। उ का है ना कि जिस परेशानी से आप गुजर रही हैं, उसी परेशानी से हम भी गुजर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि आप अपन बेटे से परेशान हो और हम अपने पति की वजह से। थोड़ी देर बाद गोपी वहाँ से चली जाती है और अपने पति की कपड़े धोने में मदद करवाती है। अगले दिन जब भोलू कपड़े इकट्ठा करने के लिए गांव में निकलता है, तभी गोपी एक टोकरी में खाना बनाने का सामान और कुछ बर्तन रख देती है। कुछ देर में वो धोबी घाट पहुँच जाती है और वहाँ कुछ लोगों की मदद से एक तंबू लगवाकर वहीं खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद भोलू कपड़े लेकर धोबी घाट पर आता है और गोपी को तंबू के नीचे खाना बनाते हुए देखता है। ए गोपी, ई का है? तुम यहाँ खाना काहे बना रही हो? काहे कि आप तो समय से खाना पीना खाते नहीं हो, इसलिए हमने धोबी घाट को ही रसोई बना ली है। इससे हमारी परेशानी तो खत्म हो जाएगी, साथ ही आपकी भी हो जाएगी। तुम पगला गई हो एकदम। अगर किसी ने कुछ बोला तो? अरे ऐसे धोबी घाट पे खाना बनाना नहीं चाहिए। कहीं किसी के कपड़े में दाग लग गया ना तो सभी लोग हमको कूट देंगे और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे वो अलग, और कहेंगे कि इनके पास तो घर बारी नहीं है जो धोबी घाट पे खाना बना रहे हैं ये लोग। आप भी लोगन के बारे में कितना सोचते हैं। अगर हम ये भी सोचने लगेंगे ना कि लोग का सोचेंगे, का करेंगे, और उनका चक्कर में हम हर चीज में पीछे रह जाएंगे। आप ये सब छोड़िए और आराम से बैठकर खाना खाइए। हम आपकी पसंद का लिट्टी चोखा बनाए हैं। भोलू गोपी की बात मान जाता है और अपने कपड़ों की पोटली को बगल में रखकर आराम से खाना खाने बैठ जाता है। खाना खाकर वो अपने काम में लगता है और गोपी भी अपना सारा काम खत्म करके अपनी पति की मदद किया करती। दिन बीतते हैं, तभी एक रोज भोलू धोबी घाट पर कपड़े धो रहा था और गोपी खाना बना रही थी। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं। ये क्या भोलू भाई, तुमने तो धोबी घाट को अपना घर ही बना लिया है। यहीं बसने का इरादा है क्या भाई? वो का है ना भैया, काम ज्यादा होने के कारण खा पी नहीं पाते समय पर, तो हमारी मेहरारू को चिंता होती है। यही कारण ये धोबी घाट पे खाना बनाना शुरू की है ताकि हमको समय पे खाना मिल जाए और बार बार घर जाना आना ना पड़े। वो बात तो ठीक है भाई, लेकिन इससे तो धोबियों को भी परेशानी हो सकती है। धोबी घाट कपड़े धोने के लिए होता है, ना कि खाना बनाने के लिए। लेकिन तुम्हारी पत्नी तो यहीं बस गई है। अरे भैया, कुछ ऐसा वैसा होगा तो देखा जाएगा। सभी अपने फायदों की चीजें के बारे में सोचते हैं। अगर हमारी मेहरारू हमरे बारे में सोच रही है तो आपको काहे दिक्कत हो रही है? और बाकी हम ध्यान देंगे कि कोनो परेशानी ना हो किसी को हमारे कारण, और ना ही किसी का नुकसान हो। वो तो वक्त ही बताएगा। देख लेना, कुछ दिनों में यहाँ के लोगों को तुम्हारी पत्नी का धोबी घाट का खाना बनाना बंद करवाना पड़ेगा। आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और उन सब की बात गोपी सुन लेती है, जिसके बाद वो खुद से कहती है। बात तो ये आदमी एकदम ठीक कह रहा है। जिस दिन यहाँ के लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि हम धोबी घाट पर खाना बना रहे हैं, तो वो तमाशा कर सकते हैं। उनका तमाशा करने से पहले मुझे उन लोगों को अपन साइड करना होगा, ताकि वो लोग मुझे धोबी घाट पर खाना बनाने से मना नहीं कर पाए। गोपी अगले दिन से अपने पति के लिए खाना बनाने के साथ वहाँ काम कर रहे और लोगों के लिए भी कुछ न कुछ बना लिया करती और उन्हें खाने को दे दिया करती। उसके हाथ की अच्छी अच्छी चीजें खाकर वहाँ के लोग भी बहुत खुश रहा करते। वो अपने निर्मल स्वभाव और खाने के स्वाद से सबको अपनी तरफ खींच लेती। कुछ दिनों बाद फिर से वो आदमी घाट पर आता है और सभी को भड़काने लगता है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि भोलू की पत्नी ने धोबी घाट को अपना घर बना रखा है? धोबी घाट पर इतने महंगे महंगे कपड़े आते हैं, कभी अगर किसी के कपड़े में दाग लग गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? जब यहाँ के लोगों को हमसे कोई परेशानी नहीं है, तो
तो आप लोगों को किस चीज की परेशानी है? आप अपने काम से काम नहीं रख सकते हो का? देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और लोगों से बात कर रहा हूँ। आप लोग चुप क्यों हो? इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कैसे इंसान हैं? अपने ही लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी के कुछ करने से किसी का भला हो रहा है तो क्या बिगड़ रहा है? हमारा घर दूर है धोबी घाट से, इसीलिए हमें धोबी घाट पर खाना बनाना पड़ता है। हम कोई खुशी से ये काम नहीं करती हूँ। यहाँ खड़े लोगों की चुप्पी बता रही है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है सिवाय आपके, तो आप यहाँ से चले जाइए। गोपी की कही बात में सभी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिसके कारण उस आदमी को अपना सर झुकाकर वहां से जाना पड़ता है। और उस दिन के बाद से गोपी बिना डरे धोबी घाट पर खाना बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसे वहां खाना बनाने से कोई रोकने वाला नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।